नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। इस दुनिया को बेहतर सामान्य लोग ही बनाते हैं, जिनमें होती है असामान्य ताकत। ताकत लीक से हटकर सोचने की, ताकत छोटे स्तर पर बड़े बदलाव लाने की, और ये बड़े बदलाव ही बनते हैं उत्कृष्टता की पहचान। और ये उत्कृष्टता जब शिक्षण या अध्यापन के क्षेत्र में झलकती है तो इसका प्रभाव भी दूर तलक महसूस किया जाता है, क्योंकि शिक्षा के जरिए ही भावी पीढ़ी के व्यक्तित्व का निर्माण जो किया जाता है। आज हमारे साथ हैं दो ऐसी अध्यापिकाएं जिन्होंने अध्यापन और शिक्षण के क्षेत्र में बदलते वक्त के साथ बदलती चुनौतियों को भी समझा, उन्हें स्वीकारा और उसके अनुसार अद्भुत नवीकरण के साथ साथ ऐसे बदलाव किए कि आज पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। टीचर्स डे के अवसर पर इन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे साथ हैं सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गाजियाबाद की प्रिंसिपल और डायरेक्टर श्रीमती मंजू राणा और SRDAV पब्लिक स्कूल दिल्ली की कंप्यूटर साइंस की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्रीमती विनीता गर्ग। किताबों की सीमाओं में ना बांधकर अगर छात्रों की सोच की स्वच्छंद उड़ान को रफ्तार देने के तरीकों के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराई जाए तो छात्रों के कौशल और क्षमताओं को भी नया विस्तार मिल सकता है। इसी सोच को साकार करने के लिए 3 दशक पहले मंजू राणा ने अध्यापन का सफर शुरू किया। वक्त के साथ शिक्षण के बदलते स्वरूप में खुद को ढालते हुए रचनात्मक अध्यापन और प्रगतिशील शिक्षण की राह चुनी। तकनीक का उत्तम प्रयोग किया, संगीत, खेल और अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता से पढ़ाई के लिए मधुर और रुचिकर माहौल देने का प्रयास किया। जल्द ही जैव विज्ञान के साथ साथ पाठ्यक्रम के नियोजन और स्कूल प्रबंधन के गुर सीखते हुए पहले वाइस प्रिंसिपल बनी और अब सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गाजियाबाद की प्रिंसिपल और निदेशक के पद पर सुशोभित हैं। मंजू जी ने पर्यावरण संरक्षण की राह अपनाते हुए कई कदम उठाए, विशेषकर कागज की बर्बादी रोकते हुए स्कूल में ही इसकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था की। आपके द्वारा उठाए गए हरित कार्यों के लिए ही स्कूल को ग्रीन स्कूल और पर्यावरण मित्र के पुरस्कार का सम्मान भी मिला। आपके मार्गदर्शन में छात्रों ने जहां वायु प्रदूषण के आकलन के लिए ऐप विकसित किया तो वहीं अटल टिंकरिंग लैब में कई नवीकरणीय पहल भी कर रही हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास और शिक्षण के प्रति आपकी नवीन सोच के लिए ही आपको मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। कंप्यूटर साइंस जैसे विषय को रुचिकर तरीके इजाद कर छात्रों को आसान शैली में पढ़ाने में माहिर हैं विनीता गर्ग। प्रोग्राम लैंग्वेजेस को जिंगल्स के जरिए पढ़ाना हो या कहानी कहकर या रोल प्ले के जरिए विषय की अवधारणा को समझाना हो, कई एप्स और पावर पॉइंट स्लाइड्स, यूट्यूब वीडियो बनाना या ब्लॉग्स लिखकर छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना हो, विनीता लगातार प्रयासरत हैं। भविष्य की अध्यापन तकनीक अपनाने की ओर अग्रसर विनीता गर्ग वर्चुअल रियलिटी यानी आभासी वास्तविकता के सिद्धांत का प्रयोग कर हर विषय को वास्तविक आभासी अनुभव के साथ पढ़ाने की दिशा में काम कर रही हैं। साइबर सुरक्षा को लेकर भी विनीता छात्रों को जागरूक कर रही हैं। उनके बनाए ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर भी फ्री में उपलब्ध हैं। कंप्यूटर साइंस को हर छात्र तक पहुंचाने की कोशिश में विनीता गर्ग ने वेस्ट टू वेल्थ का फॉर्मूला अपनाते हुए कचरे से रोबोट बना डाला। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने स्काइप, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग कर अभियान चलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को जोड़ने की पहल की। छात्रों में सूचना तकनीक कौशल को उद्यमिता से जोड़ने की नवीन सोच को साकार करते हुए अपने क्लब, वर्कशॉप्स और साथ ही स्कूल में ही मैट्रिक्स नाम से उद्यम भी शुरू किया और अब संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भी छात्रों को जागरूक कर रही हैं। उनकी इन अनूठी, नवीकरणीय और छात्रों के लिए की जा रही अलग तरह की पहल के लिए ही उन्हें मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। मंजू राणा और विनीता गर्ग ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की इन 2 विशिष्ट अध्यापिकाओं से जो है हमारी आज की तेजस्विनी। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आप दोनों को नेशनल अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। मंजू जी, आपसे अगर मैं शुरुआत करूं, क्योंकि आपने तो टीचर से शुरुआत की, करियर की, टीचर, फिर प्रिंसिपल और फिर डायरेक्टर, 3 दशक का ये सफर कैसे देखते हैं आप अपने इस लंबे सफर को और अपनी उपलब्धियों को भी, जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है? मेरे लिए पूरी जर्नी जो रही है 30 इयर्स की, वो बहुत ही एक्साइटिंग रही है। मैं कभी भी नहीं सोच पाई थी कि मैं एक प्रिंसिपल डायरेक्टर बनूंगी। मैं हमेशा अपनी टीचर से बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं ये प्रोफेशन आगे लेके चलूँगी
और जितने भी बच्चे मेरी ज़िंदगी में आएंगे उनकी लाइफ को टच कर पाऊंगी। और यही सोच के मैं इस प्रोफेशन में आई। मैंने अपना करियर एक बायोलॉजी टीचर्स के साथ शुरू किया और इस दौरान मैंने दिल्ली एनसीआर के बेहतरीन प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में काम किया और फिर मुझे एक चांस मिला सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में, जो कि एक नया स्कूल था। 2004 में वो नया स्कूल शुरू करना चाह रहे थे और मुझे लगा ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि जो कुछ मैं बच्चों के लिए टीचर से ऊपर हट के करना चाहती हूँ वो शायद मैं इस तरह कर पाऊँगी। और इसी तरह से मैंने ये असाइनमेंट लिया और ये मेरे लिए अपने आप में भी एक एवोल्यूशन रहा है, फ्रॉम अ टीचर टू अ प्रिंसिपल टू अ डायरेक्टर। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये रोल बखूबी निभाया और ये मुझे शायद मेरे बच्चे कहते हैं कि ये रोल मैंने बहुत अच्छे से निभाया है। आपके बच्चों की बात भी आगे जरूर करेंगे मंजू जी, लेकिन विनीता जी, आपको भी टीचिंग में लगभग 25 साल हो गए हैं। हालांकि आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कितना लंबा वक्त आपको टीचिंग में हो गया है, लेकिन 25 साल से आप आईटी यानी सूचना और तकनीक से जुड़ी हुई हैं। और अगर मैं ध्यान लगाऊं तो 25 साल पहले वो दौर था जब मोबाइल फोन भी स्टेटस सिंबल हुआ करते थे और कंप्यूटर्स, खासतौर पर पीसी तो होते ही नहीं थे, बहुत बिरले ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ करते थे। तो आपकी रुचि कैसे आईटी में हुई? देखिए, शुरू से ही मेरी रुचि कंप्यूटर्स की साइड थी और जब मैंने अपना एमएससी किया तो मैंने एमएससी ऑपरेशंस रिसर्च किया, जिससे मैंने कंप्यूटर्स के बारे में काफ़ी पढ़ा। मैंने एनआईटी से भी अपने कोर्सेज किए। लेकिन तब तो कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे। हाँ, बड़े बड़े बल्कि कंप्यूटर्स होते थे और उनके बड़े सीपीयूज होते थे, बड़े मॉनिटर्स बड़े बड़े होते थे, पर उन्हीं पर हमें काम करने की आदत थी। जब मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया एसआरडीएवी पब्लिक स्कूल, तो उस टाइम भी स्कूल में एक नया लैब तो बन गया था उस टाइम, पर हार्डली उसमें 10 या 15 कंप्यूटर्स थे, एंड दैट टू वेरी बल्की अगेन, बिकॉज उस टाइम वैसे ही कंप्यूटर चलते थे। धीरे धीरे बच्चे भी उस टाइम बहुत कम थे, हमारे पास हार्डली 20-25 बच्चे आते थे, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत डर था। उन्हें लगता था कि उनको कोई घर में पढ़ाने वाला ही नहीं है, शायद अगर वो एक नया सब्जेक्ट ले लेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ये सब्जेक्ट उनके लिए एक बर्डन बन जाएगा। पर धीरे धीरे मैंने उनमें देखा अब कि कैसे मैं इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती हूँ उन बच्चों के अंदर, क्योंकि ये तो आज सीखना बहुत ज़रूरी था। उस टाइम राजीव गांधी जी थे जिन्होंने हमारे सबसे पहले जो ये लेकर आए थे कंप्यूटर्स की उसको इंडिया में। तो अगर इंडिया में बच्चे आगे नहीं पढ़ेंगे और नहीं सीखेंगे तो आगे इंडिया कैसे बढ़ेगा? तो इस तकनीक को तो सीखना ज़रूरी ही था। तो मैंने बच्चों में धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू किया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम स्कूल लेवल पे करते थे, छोटे छोटे कॉम्पिटिशंस करते थे, जिससे बच्चे स्कूल में ही सीखें और स्कूल में उसे इम्प्लीमेंट कर पाएं, क्योंकि घर में उनके पास डिवाइसेस नहीं थे। मंजू जी, आपके लिए कहा जाता है कि रचनात्मक शिक्षण जो होता है वो आपकी एक यूएसपी है, खासतौर पर जिस तरीके से प्रोग्रेसिव टीचिंग की बात लगातार की जाती है। बड़े भारी भरकम शब्द हैं जो आमतौर पर समझ में नहीं आते, क्योंकि यही माना जाता है कि भाई पाठ्यक्रम वही होता है, किताबें पढ़ाई की वही होती हैं, तो उन्हें इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं आप? ये रचनात्मक शिक्षण क्या हुआ? जी देखिए, ऐसा होता है कि हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, तो ये शब्द तो बहुत भारी है, बट टेक्निक जो है वो बहुत ही सिंपल है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि बच्चे अपनी लर्निंग या अपना पढ़ना खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम इस तरह का माहौल बनाएं कि हर बच्चा जो है वो उस लर्निंग में इंगेज हो, और एंड ऑफ इट द entire experience for the child should be very very joyous। तो आपने ऐसे क्या काम किए कि आपको एक प्रोग्रेसिव टीचर का भी खिताब मिलता है? मतलब आप बेस्ट टीचर रही हैं, बेस्ट प्रिंसिपल रही हैं, और इन सबके पीछे प्रोग्रेसिव टीचर का भी एक टैग है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हमने अपने स्कूल में करी, कि जैसे विनीता ने बोला कि कंप्यूटर साइंस बहुत पॉपुलर है और बच्चे आजकल गैजेट्स के साथ बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी चीज़ है, बट इससे क्या होता है कि बच्चों की रीडिंग जो कैपेबिलिटी है, जैसे हम और आप बहुत पढ़ा करते थे और बहुत रीडिंग करते थे, और मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग के हर के बैग में एक नॉवल या मैगजीन हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि वो शिफ्ट जो है वो होना शुरू हो गया और बच्चे जो हैं वो गैजेट्स की तरफ रुचि ज़्यादा बढ़ने लगी। तो मुझे लगा रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रीडिंग से आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ती हैं, बच्चा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। तो हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम्स किए, हमने अपनी लाइब्रेरी को बहुत इन्हांस किया। ई लर्निंग कंटेंट हमने अपने क्लासेस लाइब्रेरी में डेवलप किया। इसके अलावा हम लोगों ने एक डियर प्रोग्राम भी शुरू करा स्कूल में, जिसको हम कहते हैं ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, कि हर चीज़ छोड़ दीजिए और पढ़ना शुरू करिए। विनीता जी, आईटी के लिए खासतौर पे कहा जाता है कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है ये, इसको भी इंटरेस्टिंग बना दिया आपने। मतलब ये तो कमाल वाली बात होती है, लेकिन ये कमाल आपने किया कैसे?
देखिए आईटी से बच्चे वैसे ही बहुत डरते हैं, थोड़ा प्रोग्रामिंग से। तो पहले तो मैंने उन्हें ये बताया कि कंप्यूटर को बनाने वाले हम खुद हैं, तो इसलिए उससे डरना बंद करें। जब जिसको हमने बनाया वो हमसे आगे कभी भी नहीं आ सकता। और फिर मैंने उनको सिखाया कि वो कंप्यूटर पे, पहले तो बच्चों के पास क्योंकि कंप्यूटर डिवाइसेस घर पर नहीं होते थे, कि वो अपने प्रोग्राम को कॉपी पर ठीक कैसे लिख सकते हैं। वो कॉपी पर ठीक लिखें, उसके फ्लो को अंडरस्टैंड करें और उसको ड्राई रन करें कॉपी पर ही। अगर आपका ड्राई रन कॉपी पर ठीक है तो कंप्यूटर आपके प्रोग्राम को कभी गलत नहीं कर सकता। तो इससे उनकी थोड़ी रुचि बढ़ी और उन्हें लगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हुआ कि हाँ, हम जो लिख रहे हैं वो ठीक होगा। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि थोड़ी कमांड्स बहुत है हमारे सिलेबस में, बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा उसके अंदर जिंगल्स डालने शुरू किए। मैंने जिंगल के थ्रू उन्हें पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, जिससे हमें भी थोड़ा सा उदाहरण दे दें। हाँ जी बिल्कुल। A for alter table, B for between, C for creatable, D for distinct, E for equijoin, F for foreign key। इस तरीके से इस तरह जी के, तक जाएगा ये काफी पूरा, हाँ। Z तक, जी तक जाता है पूरा। हाँ। एंड बच्चे जो चीजें बिल्कुल लर्न नहीं कर पा रहे थे, वो ABCD के जिंगल की फॉर्म में उन्होंने ऐसे लर्न कर ली कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कब याद हो गया है लेकिन सब। विनीता जी, जिस समय आपने कंप्यूटर सीखा होगा, हाँ जी। उस वक्त बहुत कम लेवल का कंप्यूटर होता होगा, चाहे आपने कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना ली हो। बिल्कुल, जब से कंप्यूटर लिया है तब से हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। मेरे अपने इस टीचिंग पीरियड में ही अब तक 3 से 4 बार सिलेबस चेंज हो चुका है। तो जब मैंने पढ़ा था उस टाइम पास्कल हुआ करता था और आज पाइथन आ गया है। तो इतना बड़ा गैप है जिसको हमें हमेशा कवर करना होता है, और हम हमेशा लर्निंग स्प्री पर रहते हैं अपनी। वी आर ऑलवेज ऑन दी लर्निंग स्प्री। हाँ, ये बात सब स्टूडेंट्स सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे आपके कि देखिए हमारी टीचर भी टीचर पढ़ रही है। स्टूडेंट जरूर है। मंजू जी, आप के परिवार में आपकी बिटिया भी है, और एक कहते हैं एक तरीके से कि जिस समय एक महिला की शादी होती है तो कहीं ना कहीं करियर में एक रुकावट जरूर आती है। हालांकि टीचिंग एक ऐसा करियर है जिसको वुमेन फ्रेंडली माना जाता है। आपका अनुभव क्या रहा? नहीं, बिल्कुल टीचर वुमेन फ्रेंडली है मेरे स्कूल में। अगर आप और मेरा अपने एक्सपीरियंस रहा है कि 85% जो है वो टीचर्स जो हैं वो फीमेल होती हैं, और हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग भी रहता है, बिकॉज़ जो टीचिंग है अब बहुत मल्टीटास्किंग भी हो गई है। सो ऐसा ही मेरे लिए रहा कि जब मेरी डॉटर वाज बोर्न इन 1992, मैंने उस समय ब्रेक लिया, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और अपना मदरहुड एंजॉय करना चाहती थी उसके साथ। तो करीब 5 साल का मेरा ब्रेक रहा। अच्छा। बट उन 5 सालों में मैंने बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी। मुझे क्रिएटिविटी पे कुछ नया प्रैक्टिस करने की आदत है, तो मैंने वो समय को यूटिलाइज करा इन माय रीडिंग। अच्छा, और वैसे कहा जाता है वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। Always a तो teacher, घर में sure. मंजू जी टीचर है या कुछ और? नहीं, घर में मैं एक वाइफ हूँ पहले, और एक माँ हूँ, और अपने दोस्तों के लिए दोस्त हूँ, और अपने पेरेंट्स के लिए उनकी बिटिया हूँ। सो मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर रोल जो है एक औरत के लिए होता है, वह मैं उसको बहुत अच्छे से निभाऊं। विनीता जी, आपके साथ क्योंकि शादी के बाद भी आपने पढ़ाई जारी हाँ रखी, जी। और जब एक महिला शादी के बाद पढ़ाई जारी रखती है तो उसको सपोर्ट बहुत चाहिए होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको भी ये सपोर्ट मिला? बिल्कुल, मैं तो ज़रूर कहूँगी आज मेरे दोनों इन लॉज इस दुनिया में नहीं है, पर जैसे मेरे पेरेंट्स थे उस तरह से मेरे इन लॉज ने मुझे पाला। एक तरह से एक बिटिया की तरह उन्होंने मुझे माना और हर तरह का सपोर्ट दिया जिससे मैं पढ़ पाऊँ। मैं शादी के 3-4 साल तक पढ़ती रही, और मेरी डॉटर भी हो गई थी उस टाइम पर। मेरी मदर लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे फादर लॉ अगर आज शायद होते तो जितना मेरा पेरेंट्स मेरे पर प्राउड कर सकते हैं, शायद वो उतना ही मुझ पर आज प्राउड करते हैं। क्या बात है, यानी एक उदाहरण है ये कि जब परिवार साथ दे तो फिर किसी को रोकना बड़े मुश्किल बड़े है। स्तर, कितने बड़े बड़े आयाम छू सकती हैं हमारे देश की हाँ बेटियां। जी। लेकिन अगर वापस एक बार आपके फील्ड की तरफ आए विनीता जी, तो आपने आईटी को सिर्फ एक लैंग्वेज रीडिंग वाला माध्यम ही नहीं समझा, आपने इसके आगे बहुत इसको सोशल इश्यूज के साथ भी जोड़ने की बिल्कुल, कोशिश की है। बिल्कुल। ये सोच, ये विचार आपके अपने रहे? हाँ जी, देखिए मैंने देखा कि आईटी के थ्रू हम लोग बहुत कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो विदाउट आईटी हम नहीं कर सकते। आज मैं इस दुनिया के इस कोने में बैठी हूँ, और आईसीटी के माध्यम से मैं स्काइप के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उधर जो बच्चे उधर जो पढ़ रहे हैं, जिन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए जो वो कर रहे हैं, उनसे मैं बात कर सकती हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को स्काइप के थ्रू मेरे ख्याल से दुनिया के हर देश के किसी न किसी स्कूल के बच्चों से मुलाकात कराई, जिससे वो वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझें और उनको सोचें, और वो सोचें कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू इन्वेंशन, देयर इज नो एज लिमिट, एवरीवन कैन इन्वेंट, एवरीवन कैन क्रिएट। तो मैं हर बच्चे से कहती हूँ कि आपने आज क्रिएटर बनना है,
आपने जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो हमारी कंट्री, हमारा जो वर्ल्ड फेस कर रहा है, उसके लिए कोई और नहीं आएगा उनको सॉल्व करने के लिए. यू हैव टू गिव योर कंट्रीब्यूशन. तो इस तरह से ICT ने मेरा इसमें बहुत हेल्प करी, सो दैट आई कुड कनेक्ट माई स्टूडेंट्स टू द स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब. मंजू जी, मेरे को पूरा विश्वास है कि तकनीक के बिना तो आप प्रोग्रेसिव टीचिंग कर नहीं सकते, तो आपने भी तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया होगा. बिल्कुल, जैसे विनीता जी कह रही हैं, हम लोग भी अपने स्कूल में चाहे वो ब्रिटिश काउंसिल हो या EPAL हो या शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ अक्रॉस द ग्लोब एंड इवन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, ये बहुत ज़रूरी है स्कूल के लिए, बिकॉज आज के टाइम में हम बात करते हैं ग्लोबल सिटीजन्स की. और मैंने देखा है कि बच्चे, मेरे अपने स्कूल के बहुत सारे UK के स्कूल्स के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, और मैंने देखा है कि हर जगह के बच्चे वही हैं, बच्चों की वही छोटी छोटी बातें. मुझे याद है कि जब मैं UK के स्कूल में गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप लोग कितना बड़ा आपका स्कूल है, तो मैंने बताया कि मेरे स्कूल में 5000 बच्चे हैं. So their eyes were open and they asked me, do you give homework? I said, yes, we do give. Do they talk about environmental issues? I said, yeah, they do. So मुझे लगता है कि हर जगह के बच्चे जो हैं वो उसी तरह से सोचते हैं, और बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से बच्चों को कनेक्ट करना. हम बिल्कुल ITC का इस्तेमाल करते हैं, वेरी लार्ज एक्सटेंट. बता दें दर्शकों को कि आज की जो हमारी तेजस्विनी हैं वो शिक्षण और अध्यापन के साथ वैश्विक मुद्दों को भी जोड़ती हैं. कैसे और कैसे छात्रों से फायदा उठा रहे हैं, करेंगे इस पर भी बात, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का. जल है तो कल है. स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प. संरक्षित हो जल, हर घर पहुंचे नल. जल संकट को हमने गंभीरता से लेना होगा. पानी बचाना है, हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है. जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ DD न्यूज पर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं 2 ऐसी अध्यापिकाएं जिन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया है. यूं भी कह सकते हैं कि आज हम तेजस्विनी की क्लास में हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं 2 अध्यापिकाएं. एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं. विनीता, ये बताइए हमें कि जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो आजकल तो तकनीक ही कंप्यूटर्स की है, युवाओं में भी बहुत जोश होता है, और आप तो ग्लोबल टीचर भी हैं, तो ऐसे में आप कैसे छात्रों के साथ, आज के छात्रों के साथ रिलेट कर पाती है? आमतौर पे हम सुनते हैं ना कि आज के छात्रों को समझना बड़ा मुश्किल है, उन्हें मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है. आपको भी ऐसी कोई मुश्किल आती है? हाँ, शुरू में तो कई बार लगता था कि आजकल आप देखिए जितना स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स इतने आ रहे हैं हमारे पास, अटेंशन स्पैन बहुत कम है. बहुत जल्दी वो किसी चीज़ को छोड़ देते हैं और बड़ी जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. तो मुझे लगता है हमें उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिससे हम उनको अच्छे से समझ पाएँ. क्योंकि आज अगर मैं अपने छात्रों को समझ पा रही हूँ तो मैं उनकी हर प्रॉब्लम को समझ पा रही हूँ और उन तक मैं पहुँच पा रही हूँ. और जब मैं उन तक पहुँच पा रही हूँ तो जो मैं कह रही हूँ वो भी उन तक पहुँच रहा है. लेकिन ये वर्चुअल रियलिटी क्या है? क्योंकि वर्चुअल रियलिटी के जरिए आप सब सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं. वर्चुअल रियलिटी का मतलब है, सपोज आप वाटर की डीप अंदर गए हैं एंड यू आर स्विमिंग विद शार्क्स. अच्छा. एंड ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है कि यू आर ब्रिंगिंग शार्क्स टू योर वर्ल्ड. इन वर्चुअल रियलिटी योर कनेक्शन विद योर वर्ड गेट्स ब्रोकन. रियल वर्ड के साथ आपका कनेक्शन ब्रोकन है और आपको ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप उस वर्ड के अंदर चले गए हैं और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हैं आप वहां पे. और मंजू जी बायोलॉजी की टीचर हैं, तो आप बायोलॉजी में पढ़ा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी, किसी भी चीज के अंदर हम पहुंच सकते हैं. वी कैन गो इनसाइड आवर बॉडी एंड वी कैन जज, वी कैन सी ईच एंड एवरी एलिमेंट, हाउ एक्चुअली द फूड इज गोइंग, या ब्लड इज फ्लोइंग, anatomy of the whole body, anatomy, yeah, everything. And we can go inside the leaf of a plant. We can see what actually plants. I don't know the terms, ma'am, please. So, but we can see each and everything. Photosynthesis and photosynthesis. We can go the whole inside process everything. you can see. मंजू जी, ये बताइए हमें कि तकनीक का कोई अंत नहीं है, बहुत सारे अपने में बदलाव लाने होते हैं, लेकिन आप एक टीचर, एक प्रिंसिपल के तौर पर अपने आप को जब देखती हैं तो ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको लगता है कि आजकल टीचर्स में होने ही चाहिए और आप अपने में भी देखती हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले एक टीचर को तैयार होना चाहिए कि जो उसने इतने सालों में पढ़ा है उसको अनलर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि इतना डायनामिज्म आ गया है एजुकेशन सिस्टम में, इतना बदलाव आ रहा है. और तो अगर टीचर अपने आप को बदलेगी नहीं
देखिए, हम बात करते हैं कि हम 21st सेंचुरी लर्नर को पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारी टीचर्स उन 21st सेंचुरी लर्नर्स को पढ़ाने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तो सबसे पहले तो हमें उन्हें ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कनेक्ट, जो विनीता ने बात करी कि वो कनेक्ट होना टीचर और बच्चे के बीच में, वो बहुत ज़रूरी है। और ये अनलर्निंग आपने भी की होगी? बिल्कुल करी है। जो जिस तकनीक से मैं पढ़ाती थी पहले, इट वाज मोर ऑफ अ लेक्चर और टीचिंग एड। हम लोग खुद अपने छोटे छोटे टीचिंग एड्स लेके क्लासों में जाया करते थे, चाहे वो सॉफ्ट बोर्ड के ज़रिए हो या खुद हाथ से बना के लाते। मुझे बहुत शौक था टीचिंग एड्स बनाने को, और इसीलिए मैंने बायोलॉजी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाया। और मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू करा, तो जो मेरे डिस्प्ले बोर्ड्स होते थे वो बहुत बेस्ट माने जाते थे, बिकॉज मैं उसमें उस समय 3D का इस्तेमाल करती थी कि किस तरह से 3D से उन बोर्ड्स को इंटरेस्टिंग करूँ, क्योंकि इवेंचुअली आपको बच्चों को उस बोर्ड तक लेके जाना है। ये तो एक बात है मंजू जी, लेकिन आपने जो पर्यावरण को लेकर भी जो आपने कदम उठाए हैं अपने स्कूल के लिए, काफी सराहना हो रही है उनकी। खासतौर पे ग्रीन स्कूल, आपके स्कूल को टैग दिया गया, पर्यावरण मित्र का टाइटल भी मिला है। बिल्कुल। ये सब ऐसी कौन सी नई सोच है जो आपने स्कूल में अपनाई? देखिए, मैंने, जैसे आपको पता है कि मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, और हमारा जो सब्जेक्ट ऐसा है वो पूरे इकोसिस्टम के साथ हमको कनेक्ट करता है। तो वो बहुत ज़रूरी था। मुझे लगा कि जिस तरह के वातावरण में बच्चे हैं, अगर वो वातावरण स्वस्थ नहीं होगा तो हम अपने बच्चों से एक जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए बच्चों से, वो नहीं मिल पाया। तो हमने बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव्स स्कूल के अंदर लिए। स्कूल में आपको पता है पेपर एक इंटीग्रल पार्ट होता है स्कूल का, तो हमने कोशिश करी कि हर पेपर, हर बिट ऑफ पीस जो है वो, उससे हमने हैंडमेड पेपर बनाना शुरू करा। फिर उस हैंडमेड पेपर से हमने क्राफ्ट एक्टिविटीज़ शुरू करी। तो जो पेपर बच्चों ने बनाया अपने हाथों, तो उनको उसकी वैल्यू पता लगी कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। एंड देन वो पूरा का पूरा क्राफ्ट डिपार्टमेंट में जाता था, और वहाँ पे वो उस पर एक्टिविटी, चाहे वो कोई पेंटिंग बनाना है या कोई कार्ड बनाना है, हैंडमेड बैग्स बच्चों ने यूज़ करने शुरू करे। बच्चों ने टीचर्स डे पे पूरे टीचर्स को जूट बैग प्रेजेंट करे विद इट। सो ये इनिशिएटिव जो है वो बच्चों से शुरू हुआ, फिर वो टीचर्स तक गया, फिर वो कम्युनिटी पे गया, और हमारे स्कूल को एक रिकग्निशन मिला बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड। जब हम लोग की कुछ टीचर्स वहाँ गई फॉर ट्री प्लांटेशन, तो मैं कहूँगी कि लोकल इश्यूज़ और ग्लोबल इश्यूज़ एनवायरनमेंट को लेके वही हैं। बिल्कुल, जैसा हम जूझ रहे हैं पोल्यूशन को लेके, बाकी और कंट्रीज भी। तो आई थिंक जो अच्छा काम हम कर रहे हैं वो दूसरे बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, और जो वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो स्कूल तक आना चाहिए। बिल्कुल। और ये पर्यावरण को लेकर अगर बात करें तो विनीता जी, आप भी पीछे नहीं रही। आपने तो वेस्ट से रोबोट तक बना लिया, और प्रधानमंत्री जी ने उसकी सराहना भी की। ये आइडिया क्या सेंसिटिविटी की वजह से आया कि पर्यावरण से कुछ हमको देना चाहिए वापस पृथ्वी को? कहाँ से ये सोच आई कि अब आईटी के साथ, रोबोट्स के साथ वेस्ट को भी जोड़ दिया जाए? देखिए, ये आइडिया पर्यावरण से ज़्यादा पहले मुझे ये लगा कि जब हमने सबसे पहले रोबोटिक किट्स खरीदी, तो मैंने देखा कि एक किट का कॉस्ट मिनिमम 30 to 40,000 है। जब मेरे स्कूल में भी इतने फंड्स नहीं थे कि मैं हर बच्चे को सिखा सकूं, पर मेरा ये सपना था। आप देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं आईटी टीचर। तो मैं चाहती थी कि हर बच्चा सीखे मेरा। क्यों एक 30-40,000 की किट के पीछे कितने बच्चे उस पर काम कर सकते हैं? तो धीरे धीरे हमने सोचा कि हम क्यों ना वेस्ट मटीरियल से रोबोट्स बनाना शुरू करें, क्योंकि वेस्ट मटीरियल से अगर मैं बनाऊंगी तो मेरा हर बच्चा अपना एक रोबोट बनाएगा, उसे घर ले जाएगा। मेरा इनिशिएटिव था कि मैं उसके अंदर एक स्पार्क को इग्नाइट कर सकूं, जिससे आगे जाके वो कुछ और बड़े काम भी कर सके। और इससे दोनों फायदे हुए हमें। एक तो रोबोटिक्स हर बच्चे को सिखा पाए हम लोग, और आज मेरा 6th क्लास का बच्चा भी एक रोबोट बनाकर लेकर आता है, डिफरेंट चीजें बनाते हैं, और मुझे दिखाता है कि मैम आज हमने ये इन्वेंशन किया। मुझे बहुत खुशी होती है। जो क्लब्स और वर्कशॉप्स करती है उसका पूरा फायदा मिल रहा है। बिल्कुल फायदा मिल रहा है। ये रैप सॉन्ग क्या है जो आपका बड़ा फेवरेट हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए, मैंने ये देखा कि जैसे जैसे आईटी इनिशिएटिव्स हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग साइबर चैलेंजेस भी बहुत फेस कर रहे हैं, साइबर थ्रेट्स बढ़ती जा रही हैं, और यंग जनरेशन सबसे ज्यादा विक्टिमाइज्ड हो रही है इन साइबर थ्रेट्स की। तो मैंने उनके लिए एक रैप सॉन्ग बनाया, जिससे हर यंग जनरेशन का बच्चा उसको सुने और समझे कि हाउ दे कैन कीप देम सेफ फ्रॉम दीज साइबर थ्रेट्स। इसको हमें भी सुनना पड़ेगा जरूर। हाँ जी, हाँ जी। खतरा ना अब ले कोई मोल, 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 तेरा डाटा है अनमोल, इसकी सुरक्षा तेरे हाथ, साइबर सुरक्षा सीखे आज, साइबर सुरक्षा सीखे आज।
वाह वंडरफुल, मतलब ऐसे पूरा सॉन्ग बनाया पूरा है सॉन्ग आपके बनाया है। इसमें। इसमें मैंने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स, जो हम नॉर्मल डेली थ्रेड्स हैं, जो हम लोग एक अगर हम सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं या नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो उसमें जितनी टाइप ऑफ थ्रेड्स आपको आती हैं, उन सब से हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, इससे एक गाने में हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश बिल्कुल, की और सिर्फ गाना ही नहीं, आपने तो इतने सारे एप्स भी बनाए हैं Apps भी जिनको बनाए यूज हैं, किया जाता है साइबर सुरक्षा को लेकर, खासकर साइबर शील्ड जैसे हाँ। एप्स। मंजू जी, आगे आप क्या करना चाहती है? इतना कुछ कर लिया है आपने, फिर लगता है कि अब तो इतना कुछ कर लिया, आगे के लिए भी कोई तमन्ना? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट को लेके मुझे और बहुत काम करना है। ये तो बहुत ही छोटी सी शुरुआत है जो हम लोगों ने करी है, और वाटर एक मेजर इशू है आज के टाइम में। जल एक शक्ति है और हम सबको ये समझना चाहिए। तो हम लोग जल शक्ति पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, और हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जो है वो चेक करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम RWA में जाएं, डिफरेंट सोसाइटीज़ में जाएं और देखें कि वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एरिया है जो उस पर हमें बहुत कुछ देखिए मंजू जी, करना है। आप जो भी काम कर रही हैं टीचर्स के थ्रू करती हैं, और आजकल एक आम बात जो सुनी जाती है कि भाई टीचर्स पे बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत काम है, 50-50 बच्चे होते हैं एक क्लास में, इतने क्लास टेस्ट असाइनमेंट सबको चेक करना, तो ये रचनात्मकता के लिए वक्त मिल पाता है टीचर्स को? मेरे बच्चे खुद ही एम्बेसडर्स हैं, टीचर्स उनको क्लू देती हैं और बच्चे उसको आगे लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग बच्चों की पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है बच्चों में इतनी क्रिएटिविटी है, आपको सिर्फ उनको जगाने की ज़रूरत है, एक स्पार्क देने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी इग्नाइटेड हैं, और टीचर अगर वो स्पार्क बच्चे को दे देती है तो मुझे लगता है कि टीचर का काम बहुत आसान हो जाता है, बच्चे ही उसको आगे ले जाते हैं। स्मार्ट है हमारे बच्चे। बिल्कुल। विनीता जी, आपकी क्या तमन्ना है, क्या कोई एम है, क्या कुछ गोल है जो आप लेकर चलते हैं? देखिए, मेरा बिल्कुल एम है, मैं देख रही हूँ प्रधानमंत्री जी जैसे डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक सपना है कि मैं उसमें अपना पूरा योगदान दे सकूं। और इसमें मैं चाहती हूँ कि आज भारत का हर नागरिक, हर स्टूडेंट एक डिजिटली स्मार्ट स्टूडेंट या डिजिटली स्मार्ट सिटीजन बन सके, और साथ में डिजिटली सेफ भी। तो उसके लिए मेरी पूरी कोशिश है। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ICT मटेरियल क्रिएट कर रही हूँ, जिससे हर बच्चा समझ सके, हर बच्चा प्रोग्रामिंग भी सीख सके। मेरे काफ़ी ऐप्स अवेलेबल हैं, काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें मैं बहुत आसानी से सिखा रही हूँ उनको प्रोग्रामिंग, और साथ में मैं उनको डिजिटली सेफ बना रही हूँ। उसके लिए भी मैंने कई ऐप्स बनाए हैं, मैंने गेम्स भी बनाए हैं, जिससे बच्चा गेमिंग के थ्रू ही समझ जाए कि उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उसने अपने आप को सेफ एंड मतलब सिक्योर 24 घंटे के दिन में से भी इतना टाइम निकाल लेते हैं कि इतने सारे काम कर पाती हैं? देखिए, ये मेरा पैशन है। आई एम नॉट वर्किंग फॉर अ सिंगल डे इफ आई लव माई जॉब। आई लव माई जॉब। टीचिंग मेरा एक प्रोफेशन नहीं, पैशन है। तो मतलब ये माने कि फ्री टाइम में भी आप सिर्फ इन चीजों के बारे में सोच रही होते हैं, या फिर कुछ और पास टाइम भी होता नहीं, है? पास टाइम जरूर होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी फैमिली, मैं भी फैमिली पर्सन हूँ, तो मैं अपनी डॉटर्स का, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली को पूरा ध्यान देती हूँ। पर जब भी मेरा माइंड खाली होता है तो वो कभी खाली नहीं चलता, उसमें कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, और फिर उन विचारों को मैं कहती हूँ ना, मैं जब सोती हूँ तो मैं सपने देखते हुए सोती हूँ कि मुझे कल क्या करना है, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत फ्रेश होती हूँ और फुल एनर्जी के साथ मैं उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके ये सपने जरूर पूरे हों जो भी आप सोच रही हैं, क्योंकि वो आफ्टर ऑल सबकी भलाई के लिए ही आप सोच रही हैं, और वो काम भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ तेजस्विनी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, लेकर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी आपके सामने। फिलहाल मैं ममता चोपड़ा लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।